हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी फिल्टर। तो लास्ट क्लास में हमने दो टॉपिक्स कवर कर लिए थे ऑलरेडी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के, एंड दैट वर कॉजेज़ ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन और दूसरा था की इवेंट्स ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑन सोसाइटी पर फ्रेंच रिवॉल्यूशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा, और दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे रोल ऑफ वुमेन इन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है, आई होप लास्ट के दो टॉपिक्स आपको क्लियरली समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और गाइज़ आप चाहें तो ये पॉइंट्स नोट डाउन भी कर सकते हैं वाइल वॉचिंग द वीडियो, क्योंकि दीज आर, मैंने कहा था कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक तरह से कोर है पूरे चैप्टर का। ठीक है, इन एग्ज़ाम्स इफ़ यू आर फॉरगेटिंग समथिंग, अगर आप कुछ भूल भी जाते हैं तो इन पॉइंट्स को, अगर ये ब्रॉड हेडिंग्स आपको याद रह गई तो आप अपना आंसर खुद से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ के ही ना जाएं। ठीक है, ये मैं आपकी एक हेल्प करने के लिए कह रही हूँ कि इनको आप अच्छे से याद रखिएगा, और प्लस जितना आप अपनी तरफ से बेस्ट दे सकते हो उतना बेस्ट दीजिए। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा बातें हो गई, अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इम्पैक्ट ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑन सोसाइटी पर फ्रेंच रिवॉल्यूशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा। ठीक है, अब पहला अगर हम इम्पैक्ट की बात करें तो पहला इम्पैक्ट हो जाएगा एबॉलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि फ्यूडलिज्म था क्या, व्हाट वाज फ्यूडलिज्म। ठीक है, आई होप आप में से बहुत से लोगों ने ये टर्म पहली बार सुनी होगी, कुछ ने सुनी भी होगी, बट मोस्टली लोगों ने पहली बार सुनी होगी। तो अबॉलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म समझने से पहले आपको समझना होगा कि फ्यूडलिज्म था क्या। ठीक है, जो कि जिसका अबॉलिशन हो गया बाद में। ठीक है, तो फ्यूडलिज्म क्या था गाइज? फ्यूडलिज्म में ये चीज़ थी कि जो लोअर कास्ट पीपल, लोअर रैंक पीपल थे, यानी आप ऐसा कह सकते हैं निचले तबके के जो लोग थे उस सोसाइटी के, वो लोग सर्व करते थे हाई रैंक्ड पीपल के लिए। ठीक है, सर्व करते थे। ठीक है, मतलब उनके लिए काम किया करते थे। ठीक है, उनके लिए फ़ाइट किया करते थे। अब क्यों करते थे? बिना बात के तो कुछ करेंगे नहीं वो। ठीक है, और बिना बात के उनका खुद का ही इतना काम है, तो वो दूसरे का काम करने के लिए कुछ तो चीज़ उनको रिटर्न में मिल रही होगी। ठीक है, तो रिटर्न में उनको क्या मिलता था? हाई रैंक पीपल उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड करते थे, सपोर्ट प्रोवाइड करते थे, लैंड प्रोवाइड करते थे। ठीक है, जिस पे वो अपनी खेती बाड़ी कर सकते हैं, अपना सर्वाइवल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ होती थी। तो इस सिस्टम को फ्यूडलिज्म कहा जाता था। ठीक है, और इसको फ्यूडल सिस्टम भी बोला जाता है। तो ये कहाँ था? ये 8th और 9th सेंचुरी में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कहाँ देखने को मिलेगा? यूरोप में देखने को मिलेगा। ठीक है, सिर्फ फ्रांस में नहीं, ऑल ओवर द यूरोप इट वॉज फ्लरिशिंग। ठीक है, तो ये सिस्टम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आगे चल के आप इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल इतना जानना ठीक है कि व्हाट वाज द टर्म फ्यूडलिज्म मेंट। ठीक है, तो अबॉलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म, यानी कि फ्यूडलिज्म का अबॉलिशन हुआ आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है, ये इम्पैक्ट पड़ा, एक पहला इम्पैक्ट यही था कि अबॉलिशन हुआ फ्यूडलिज्म का। The French Revolution to the abolishment of the feudal system, ending the privileges of the nobility and clergy। अब यहाँ पर मैंने आपसे बात की है हाई रैंक्ड पीपल की। ठीक है, कि जो लोअर रैंक्ड पीपल हुआ करते थे वो सर्व किया करते थे हाई रैंक्ड पीपल को। तो ये हाई रैंक्ड पीपल कौन आ जाएंगे? जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कॉजेज़ में बताया था कि प्रिविलेज्ड क्लासेस हुआ करती थी। ठीक है, उन प्रिविलेज्ड क्लासेस को ही हाई रैंक पीपल कहा जा रहा है यहाँ पर। और वो जो प्रिविलेज्ड क्लासेस थे उसमें कौन कौन आता था? नोबिलिटी एंड क्लर्जी। ठीक है, तो ये जो हाई रैंक पीपल हुआ करते थे ये और कोई नहीं हुआ करते थे, बल्कि हुआ करते थे नोबिलिटी एंड क्लर्जी। ठीक है, और लो रैंक पीपल को आप ले सकते हैं एज अ थर्ड एस्टेट। नाउ सेकेंड है राइज ऑफ इक्वालिटी। अब देखिए, जाहिर सी बात है, जब हम कॉजेज़ ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ रहे थे तो उसमें वन ऑफ द मेन कॉज क्या था? सोशल इनइक्वालिटी था। ठीक है, तो अब जाहिर है जिस चीज़ के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है, ये कॉज था कि जो है सोशल इनइक्वालिटी थी पूरे फ्रांस में। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ही फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो अब जब
फ्रेंच रेवोल्यूशन हो जाएगा तो उसका इम्पैक्ट सोसाइटी पर ये तो पड़ेगा ही ना कि जो है इनइक्वालिटी को जो है ख़त्म किया जाएगा और इक्वालिटी आएगी। तो ये आपको एक इम्पैक्ट देखने को मिलता है, राइज ऑफ इक्वालिटी। रिवॉल्यूशन प्रोमोटेड द आइडिया ऑफ इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स, चैलेंजिंग ट्रेडिशनल सोशल हायरार्की। अब जो ट्रेडिशनल यानी पारंपरिक सोशल हायरार्की चली आ रही थी, ठीक है, एक परंपरा चली आ रही थी, उसे ख़त्म किया गया और अब इक्वालिटी का राइज होने लगा। देन थर्ड इम्पैक्ट की बात करें तो हो जाएगा डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन। लोगों को इंडिविजुअल राइट्स प्रोवाइड किए गए, ठीक है, जो कि उनके पास पहले नहीं हुआ करते थे। तो यहाँ इंडिविजुअल राइट्स मिले, लिबर्टीज़ मिली। लिबर्टी का मतलब मैं आपको प्रीवियस वीडियो में समझा चुकी हूँ। इन्फ्लुएंसिंग फ्यूचर डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स ग्लोबली, ठीक है। और इसी डिक्लेरेशन ऑफ राइट ने क्या किया, इन्फ्लुएंस किया किस चीज़ को, डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स को, ठीक है। लोग अब डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स चला सकते थे, लोकतांत्रिक मूवमेंट्स आंदोलन चला सकते थे ग्लोबली, सिर्फ फ्रांस में नहीं बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड। देन फोर्थ हो जाएगा सेकुलराइजेशन ऑफ सोसाइटी। अब बिफोर सेकुलराइजेशन यू हैव टू बी नोन दैट सेकुलर का मतलब क्या होता है। बहुत से बच्चों को पता होगा बट फिर भी मैं बता देती हूँ। सेकुलर का मतलब होता है देयर विल बी नो इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट इन द मैटर्स ऑफ रिलीजन एंड रिलीजन इन द मैटर्स ऑफ स्टेट। यानी कि स्टेट का रिलीजन के मैटर्स पे कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है, और रिलीजन का स्टेट के मैटर्स में कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, दोनों अपना सेपरेटली वर्क करें, ठीक है। हम क्या कहते हैं, इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री, यानी कि जो भी हमारी गवर्नेंस है, ठीक है, वो अलग चीज़ है और रिलीजन अलग चीज़ है। हम कभी भी इस चीज़ को रिलीजन से नहीं जोड़े। तो ये चीज़ सेकुलराइजेशन जो थी वो सोसाइटी में स्प्रेड हुई, ठीक। रिवॉल्यूशन सेकुलराइज सोसाइटी बाय सेपरेटिंग द चर्च फ्रॉम द स्टेट, ठीक है। अब चर्च का यानी कि चर्च का, अब इससे आप समझ पा रहे होंगे पहले की जो फ्रेंच सोसाइटी थी उसमें चर्च का इंटरफेरेंस, और इंटरफेरेंस तो छोड़िए, चर्च की एक अथॉरिटी हुआ करती थी ओवर द स्टेट, ठीक है। लेकिन आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या हुआ, ये इम्पैक्ट पड़ा कि जो चर्च की पावर थी, अथॉरिटी थी ओवर रिलीजन, ओवर स्टेट, वो ख़त्म हो गई। अब चर्च का कोई मतलब नहीं था। चर्च का मीन्स मतलब इन द सेंस स्टेट के मामलों में कोई मतलब नहीं था, ठीक है। चर्च अपना काम करेगा, चर्च के पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो स्टेट के मामलों में बोले, ठीक है। जो भी लॉज बनेंगे, जो भी बिल्स पास होंगे, जो कुछ भी होगा, वो सब कुछ आपके जो स्टेट के पीपल हैं या फिर स्टेट के ऑफिशियल्स हैं वो देखेंगे। चर्च का इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, नो रिलीजियस इंटरफेरेंस अपॉन द स्टेट, ठीक है। तो डिमिनिशिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन ऑन गवर्नेंस, ठीक है। तो अब रिलीजन का जो एक इन्फ्लुएंस रहा करता था हमेशा से गवर्नेंस के ऊपर, वो ख़त्म हो गया था, ठीक। यानी कि सेकुलराइजेशन क्या हो रहा था, अब प्रोग्रेस में था, ठीक है। नाउ द फिफ्थ पॉइंट, इम्पैक्ट ऑन वुमेन। वुमेन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, वुमेन गेंड more rights during the revolution, although they still face limitations compared to men. अब अगर औरतों की कंडीशंस की बात करें हम, तो औरत की कंडीशन बिफोर फ्रेंच रिवॉल्यूशन बहुत ज़्यादा वीक थी, बहुत ज़्यादा ख़राब थी। लेकिन आप जब बाद में देखेंगे तो काफ़ी राइट्स वुमेन को प्रोवाइड किए गए, ठीक है, बहुत से राइट्स उन्होंने गेन किए, लेकिन स्टिल देयर वर सम लिमिटेशंस ऑन द राइट्स ऑफ वुमेन एज़ कम्पेयर टू मैन। अभी भी कुछ ऐसे राइट्स थे जहाँ पर, अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें थी जहाँ पर लिमिटेशंस फेस करनी पड़ती थी वुमेन को, ठीक है। तो ये 5 इम्पैक्ट्स आप लोग याद रखेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के, जो भी सोसाइटी पर पड़े। देन हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक में आपका आ जाएगा रोल ऑफ वुमेन इन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। क्या रोल रहा था वुमेन का, मतलब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑल टुगेदर यहाँ पर एक सेपरेट टॉपिक दिया गया है वुमेन के रोल का ऑन फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक है। यानी कि औरतों ने भी बहुत बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में।
ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। रोल ऑफ वुमेन इन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। वुमेन्स मार्च ऑन वर्साइल्स 1789। ठीक है, औरतें मूव कर रही थी किस तरफ? वर्साइल्स की तरफ। ठीक है, अब ये वर्साइल्स क्या था? ये एक पैलेस का नाम था जिसमें कि अपने किंग लुई 16 रहा करते थे, या फिर कह सकते हैं मोनार्क किंग लुई 16, मोनार्क लुई 16 रहा करते थे। ठीक है, अपनी क्वीन के साथ। तो औरतें वहाँ पर मार्च करती हैं 1789 में। क्यों? व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दैट? ठीक है, क्यों मूव कर रही थी? तो गाइज़ अगर आपको कॉजेज़ में याद हो, मैंने कॉजेज़ में आपको वन ऑफ द मेन कॉज बताया था फूड शॉर्टेजेस। ठीक है, फूड शॉर्टेज होने लगी थी फ्रांस में। क्यों? क्योंकि फ्रांस बहुत ज़्यादा वॉर्स में जो है पार्टिसिपेट कर रहा था। अब वॉर्स में पार्टिसिपेट करेंगे तो जाहिर है कि कंट्री के रिसोर्सेज भी यूज़ होंगे, रिसोर्सेज के लिए पैसे की ज़रूरत होगी। अब जब पैसा सारा उसमें लग जाएगा, फिर उन्होंने क्या किया? इस चीज़ को टैकल करने के लिए टैक्स सिस्टम स्टार्ट किया। अब जब लोग टैक्स देने में ही इतना पैसा लगा देंगे तो फिर खाने की और बाकी जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को कैसे खरीदेंगे? और फिर जाहिर है जब एकदम कंगाली जैसे हालात हो जाएंगे कंट्री के, तो फिर चीज़ों के प्राइसेस बढ़ाने पड़ेंगे। अब चीज़ों में फूड भी आता है। ठीक है, तो ऑल टुगेदर हर चीज़ एक दूसरे से लिंक्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखना चाहें तो एक चीज़ आप देख सकते हैं कि फूड प्राइसेस भी बढ़ेंगे। ठीक है, तो इन फूड प्राइसेस को, और जो भी एक बेसिक सर्वाइवल नीड जो थी वो फुलफिल नहीं हो पा रही थी। ठीक है, तो इन चीज़ के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया वुमेन ने, और इसी दौरान वो वर्साइल्स की तरफ मूव करती हैं। ठीक है, thousands of women marched from Paris to Versailles to demand bread and protest against high cost of living. ठीक है, देन सेकेंड पॉइंट हो जाएगा आपका फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल क्लब्स। अब यहाँ पर एंड रिमेंबर दैट ये पॉलिटिकल क्लब्स वुमेन के मेनली बोले जा रहे हैं। ठीक है, हम वुमेन का रोल पढ़ रहे हैं ना, तो फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल क्लब्स। तो अब वुमेन के पॉलिटिकल क्लब्स बनना स्टार्ट हुए। ठीक है, जिसमें कि वो लोग क्या करती थी? मीटिंग करती थी, डिस्कशंस होते थे और एडवोकेट करती थी अपने राइट्स को। इसमें वन ऑफ द मेन पॉलिटिकल क्लब आप याद रख सकते हैं, जो कि है सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी रिपब्लिकन वुमेन। ठीक है, तो इसे आप याद रख सकते हैं। देन थर्ड आ जाएगा वुमेन पेटिशंस। ठीक है, वुमेन्स पेटिशंस। वुमेन रोट एंड साइंड पेटिशंस डिमांडिंग इक्वल राइट्स, एक्सेस टू एजुकेशन एंड द राइट टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स। ठीक है, अब वुमेन्स ने बहुत से पेटिशन साइन किए जो कि जिसमें कि डिमांड्स मेंशन थी। और वो क्या डिमांड्स थी? पहली थी आपकी, हमें इक्वल राइट्स मिलने चाहिए एज़ कम्पेयर टू मैन। देन एक्सेस टू एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन हमारे लिए ईजीली एक्सेसिबल होनी चाहिए। देन द राइट टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स, हमें पॉलिटिक्स में भी पार्टिसिपेट करने का राइट मिलना चाहिए। सो दोज वर द राइट्स विच आर मैंशन इन द वुमेन्स पिटिशंस। देन आ जाएंगे आपके वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़। ठीक है, वुमेन्स ने अब ना सिर्फ पॉलिटिक्स और ना सिर्फ प्रोटेस्ट, बल्कि वुमेन ने रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वुमेन एक्टिवली पार्टिसिपेट इन डेमोन्स्ट्रेशन, रियॉट्स एंड इवन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन। तो इन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन किए, प्रोटेस्ट किए, रियॉट्स, हर चीज़ में इन्होंने इक्वली पार्टिसिपेट किया था एज़ कम्पेयर टू men. So now they were demanding, that's why they were demanding equal rights as compared to men. Then आ जाएगा अपना लास्ट, दैट इज ओलंपिक डी गोजेस एंड डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन एंड द फीमेल सिटीजन। ओलंपिक डे गोजेस, ये नाम आप याद रखेंगे। ये एक तरह से कह सकते हैं आपकी लीडिंग लेडी रही थी, या फिर कह सकते हैं आप एक तरह से जो वुमेन मूवमेंट चला था, जो वुमेन ने अपना एक पॉलिटिकल क्लब स्टार्ट किया था। जो चीज़ें भी, जो भी चेंजेस हो रहे थे वुमेन की कंडीशन में, उनके पीछे एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाम है वो है ओलंपिक डे गोजेस का। ये एक लेडी थी फ्रांस की ही। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने हर चीज़ पर सवाल उठाया था। औरतों के अंदर एक तरह से बोल सकते हैं लिबरलिज्म की भावना वो पैदा की थी। ठीक है, एनलाइटन किया था एक तरह से औरतों को। तो आप कह सकते हैं कि जो रोल रहा है वुमेन का, उसको लीड कौन कर रही थी? उसको लीड कर रही थी वो ओलंपिक डे गोजेस। तो ये नाम आप याद रखेंगे।
Olympe Gauges, a prominent female activist, wrote this document advocating for gender equality in revolutionary France. ठीक है, तो इन्होंने जेंडर इक्वालिटी के बारे में बात की थी, जिसकी वजह से और बाकी औरतों ने भी इनके साथ इन्हें फॉलो किया। एंड देन रेवोल्यूशनरी फ्रांस में ये डॉक्यूमेंट सर्कुलेट होने लगा कि औरतों को भी इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। सो दोज वर द रोल्स ऑफ वुमेन इन फ्रेंच रिवॉल्यूशन। और एक तरह से आप कह सकते हैं कि वुमेन के रोल ने एक तरह से पंप अप किया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन को, ठीक है, जिसकी वजह से जो भी प्रॉब्लम्स थी उनको अच्छे से एग्ज़ामिन किया गया। और लेटर आप देखेंगे कि यहाँ पर मोनार्की का अबॉलिशमेंट होगा और अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन मिलेगा फ्रांस को। जी, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाएगा जो कि फिफ्थ टॉपिक, दैट इज़ लीगेसी ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। एंड सिक्स टॉपिक आएगा द रेन ऑफ टेरर। ठीक है, तो आई होप आपको पिछले दो टॉपिक समझ आए होंगे। कोई भी प्रॉब्लम्स हो उसमें आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अब हम स्टार्ट करते हैं लीगेसी ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन के। फ्रेंच रिवॉल्यूशन की लीगेसी क्या रही थी, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आ जाएगा आपका इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड द सिटीज़न। तो इसके बारे में हम स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हैं। कॉजेज़ में भी ये डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीज़न था, और फिर हमने किस में देखा इस चीज़ को, इम्पैक्ट्स में भी देखा था हमने, ठीक है। तो ये बहुत स्टार्टिंग से चला आ रहा है। तो ये एक लीगेसी रही थी कि इस्टेब्लिशमेंट हुआ था डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीज़न, एम्फेसाइजिंग लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। और ये जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट था इसने क्या किया था, एम्फेसाइज किया था एक नोशन जिसके बारे में मैंने आपको पहले टॉपिक में बताया था, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, और इनके मैंने मीनिंग्स भी आपको समझाए थे, ठीक है। देन आ जाएगा आपका सेकंड, दैट इज़ अबॉलिशन ऑफ द फ्यूडल सिस्टम एंड प्रिविलेजेस ऑफ द नोबिलिटी। सेम चीज़ वही है जो मैंने आपको बताया था। अभी मैंने लास्ट टॉपिक में आपको समझाया था अबाउट फ्यूडलिज्म, क्या था फ्यूडलिज्म। तो अबॉलिशन हुआ फ्यूडल सिस्टम का, ठीक है। तो अभी मैंने लास्ट टॉपिक में आपको समझाया था कि व्हाट वाज फ्यूडलिज्म, ठीक है, लीडिंग टू अ मोर इगैलिटेरियन सोसाइटी। तो ये आ जाएगा आपका सेकंड लीगेसी में। देन आपका जी, तो थर्ड हम बात करेंगे स्प्रेड ऑफ रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ अक्रॉस यूरोप। अब सिर्फ फ्रांस में ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप में रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ स्प्रेड हो रहे थे। लोगों के अंदर एक क्रांति की भावना जाग रही थी, ठीक है, कि हमें अपने राइट्स के बारे में बात करनी चाहिए, ठीक है, हमें भी एक डेमोक्रेसी चाहिए अपने देश में, और हमें भी ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करनी चाहिए, जिससे कि इससे पहले लोग इस बारे में बात नहीं किया करते थे, लेकिन अब ये सब हो रहा था, विच वॉज वेरी गुड थिंग। देन फोर्थ आ जाएगा क्रिएशन ऑफ द मेट्रिक सिस्टम, प्रोवाइडिंग ए स्टैंडर्डाइज सिस्टम ऑफ मेजरमेंट स्टिल यूज्ड टुडे। तो एक मैट्रिक सिस्टम था जो कि स्टार्ट हुआ था यहाँ पर, जिसे हम अभी भी यूज़ करते हैं। अब ये जो सिस्टम था ये जो है मेज़रमेंट का सिस्टम था, ठीक है, एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम ऑफ मेज़रमेंट था जिसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। देन लेकिन आपको ये याद रखना है, फिफ्थ पॉइंट आ जाएगा आपका इन्फ्लुएंस ऑन मॉडर्न पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़, ठीक है। तो आइडियोलॉजीज़ की बात करें तो आपने सुना होगा लिबरलिज्म, नेशनलिज्म, सोशलिज्म, ठीक है। तो इन आइडियोलॉजीज़ का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ था इन आइडियोलॉजीज़ पे। लिबरलिज्म क्या होता है, बिल्कुल लिबरल सोच रखना, खुली सोच रखना। लिबरलिज्म इज़ रिलेटेड टू लिबर्टी, ठीक है, बिल्कुल खुली सोच रखना कि जो है सबको आज़ादी मिलनी चाहिए। देन नेशनलिज्म, ठीक है, हमारे अंदर देशभक्ति की भावना होनी चाहिए, हमें देश के लिए कुछ करना चाहिए। एंड देन सोशलिज्म, सोसाइटी के बारे में सोचना, ठीक है, सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में सोचना। तो दोज वर द लीगेसी ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। देन हम आ जाते हैं सिक्स्थ टॉपिक पे, और यहाँ पर आप ये फिगर देख सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये क्या है, कि एक तरह का आपको दिख रहा होगा कि ये एक कह सकते हैं हम काइंड ऑफ वेपन कह सकते हैं आप इसको, लेकिन वेपन के हिसाब से ये बहुत बड़ा है, बट इट इज़ अ वेपन विच वॉज यूज्ड टू पनिश द पीपल, ठीक है। तो कैसे पनिश करता था ये पढ़ते हैं। द रेन ऑफ टेरर, ठीक है। स्टार्टिंग में मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि एक
ऐसा पीरियड आया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जिसको बोला गया था रेन ऑफ टेरर, ठीक है, जिस दौरान बहुत सी हत्याएं हुई थी। इसे एक वन ऑफ द मोस्ट ट्रेजिक पीरियड कहा जाता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, जिसमें बहुत सी हत्याएं हुई थी, ठीक है। अब क्यों हुई थी उसके बारे में जानते हैं। The Reign of Terror was a period during the French Revolution from September 1793 to July 1794। तो पहले तो आप ये चीज़ याद रखेंगे कि ये जो पीरियड था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में कब आया था, सितंबर 1793 तो जुलाई 1794 में आया था ये पीरियड, ठीक है। देन it was characterized by mass executions of perceived enemies of the revolution, primarily through the use of guillotine, ठीक है। तो इस जो कह सकते हैं इस पीरियड को हम जो है मास एग्जीक्यूशंस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। बहुत से एग्जीक्यूशन, जो मैंने बोला ना, बहुत सी हत्याएं देखने को मिलेंगी इस पीरियड में आपको, ठीक है। परसीव्ड एनिमीज ऑफ द रिवॉल्यूशन, यानी कि इस टाइम पर क्या हुआ था, जो एक लीडर थे जिसके बारे में अभी आप आगे के पॉइंट्स में मेंशन है, ठीक है। इस टाइम पर एक ऐसे लीडर जो है आए थे जिन्होंने कि क्या अल्टीमेटम दे दिया था, इन्होंने एक अल्टीमेटम दे दिया था कि जो कोई भी, चाहे वेदर इट इज़ आम आदमी और एनी प्रिविलेज्ड वन, जो भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन को यानी रिवॉल्यूशन को रोकने की कोशिश करेगा या कोई भी इंटरफेरेंस करेगा, उसको डायरेक्टली डेथ बेड पे पहुंचा दिया जाएगा, मतलब उसको सिंपली मार दिया जाएगा, ठीक है। कुछ उसकी जो है हियरिंग नहीं होगी, कुछ उससे पूछा नहीं जाएगा तुमने ऐसा क्यों किया क्या नहीं, बस डायरेक्ट अगर आप रेवोल्यूशन के अगेंस्ट हैं तो आप अपनी मौत खुद लिख रहे हैं, ऐसा उनका कहना था। तो उस लीडर ने बोल दिया था सीधा, जो भी रेवोल्यूशन के अगेंस्ट होगा उसको मरना होगा, ठीक है। तो इस वजह से इस टाइम पे आप देखेंगे कि मास एग्जीक्यूशंस हुए थे, बहुत से हत्याएं की गई थी, ठीक। द कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी लेड बाय मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्सिंग पॉलिसीज दैट लेड टू द रेन ऑफ टेरर, ठीक है। तो जिन लीडर के बारे में मैं बात कर रही थी उन लीडर का क्या नाम था, मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर, ठीक है। इनकी ये पॉलिसी थी कि जो भी हमारे और रेवोल्यूशन के बीच में आएगा उसको क्या कर दिया जाएगा, सिंपली मार दिया जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने ये जो पॉलिसी थी वो इन्फोर्स की थी और इसको नाम दिया, इसी पीरियड को नाम दिया जाता है रेन ऑफ टेरर, ठीक है। और इसको इन्होंने, इस पॉलिसी को नाम दिया था कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी। Estimates suggest that over 16,000 people were executed during this period, with many more imprisoned or exiled। कुछ को इम्प्रिजन कर दिया गया था, ठीक है, और 16,000 लोगों को एग्जीक्यूट किया गया था इस पीरियड में, ये एस्टिमेशंस का कहना है, ठीक है। द रेन ऑफ टेरर एम टू सप्रेस काउंटर रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ एंड मेंटेन कंट्रोल ओवर द रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये जो रेन ऑफ टेरर था ये एम करता था कि काउंटर रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को सप्रेस करे, जो भी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के ख़िलाफ़ है उनको सप्रेस करे और मेंटेन करे कंट्रोल ओवर रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट, जो क्रांतिकारी सरकार थी उस पर अपना कंट्रोल मेंटेन करे, ठीक है। तो ये था इनका मानना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो वेपन है इसका नाम है गुइलोटीन। क्या नाम है इसका, गुइलोटीन, ठीक है। इनको गुइलोटीन कहा जाता है इसको। इसमें क्या होता था, लोगों को एग्जीक्यूट किया जाता था। कैसे किया जाता था, जैसे आदमी का सर लिया गया और यहाँ रख दिया गया, ठीक है। यहाँ पर इंसान का, जिसको भी एग्जीक्यूट करना उसका सर आ जाता था। यहाँ ये जो 2 होल्स देख रहे हैं आप, इनमें जो है उसके हाथ फंसा दिए जाते थे, ठीक है, जिससे कि वो मूव ना कर पाए। हेड यहाँ होता था और ये ऊपर आप ये देख रहे हैं ब्लेड, ये ब्लेड, ठीक है, ये इस रस्सी से बंधा होता था। इस रस्सी को खोला जाता था तो ये ब्लेड क्या होता था, नीचे आके और इंसान के हेड पे लगता था, और आप जानते हैं फिर बाद में क्या होता होगा। तो इसको बोला जाता था गुइलोटीन, ठीक है। मैं यहाँ नाम लिख देती हूँ, गुइलोटीन बोला जाता था इसे, ठीक है जी। तो यहाँ हम बात कर लेते हैं
लास्ट 2 टॉपिक्स की जो कि हमारे फ्रेंच रिवॉल्यूशन का एंड करेंगे, ठीक है। तो अब ये लास्ट के 2 टॉपिक्स बचे हैं 7 और 8। 7th है नेपोलियन बोनापार्ट एंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन और 8th है एनलाइटनमेंट एंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इसके बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ जी, नेपोलियन बोनापार्ट एंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो पहले ही मैं इंट्रोडक्शन में आपको काफ़ी चीज़ें समझा चुकी हूँ, जो की पॉइंट्स थे या फिर जो भी नेम्स थे जिन भी पॉलिसीज़ के पीछे, उनके बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन दे चुकी हूँ। अब इसको अच्छे से पढ़ते हैं। फर्स्ट है अर्ली लाइफ एंड राइज टू पावर। जो नेपोलियन बोनापार्ट थे, जो मैंने आपको बताया था कि जो हमारे मोनार्क थे लुई 16, ठीक है, फ्रांस के, उनके बाद जो एम्परर बनते हैं वो बनते हैं नेपोलियन बोनापार्ट। तो इनकी अर्ली लाइफ और राइज ऑफ पावर के बारे में पढ़ते हैं, कैसे ये पावर में आए। बॉर्न ऑन अगस्त 15, 1769 इन कॉर्सिका, ठीक है। ये बॉर्न हुए थे, ये डेट याद रखिएगा, बॉर्न हुए थे। ही वॉज बॉर्न ऑन अगस्त 15, 1769 इन कॉर्सिका, ठीक है। देन रोज टू प्रोमिनेंस ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अब इन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान बहुत सी, एक तरह से कह लीजिए, बहुत पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। भले ही दो ही वॉज वेरी यंग दैट टाइम, लेकिन फिर भी उन्होंने एक हमेशा से ही कुछ करने की चाह थी इनके अंदर, तो इन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया था। देन सेकंड, मिलिट्री सक्सेस, इनकी मिलिट्री सक्सेसेस के बारे में। इटालियन कैंपेन, इजिप्शियन कैंपेन, इन दोनों कैंपेन्स में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और यहाँ पर इन्होंने सक्सेस पाई थी, ठीक है। इसके बारे में आपकी एनसीईआरटी में पूरी तरह से एक्सप्लेन किया गया है, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दिया गया है। देन फोर्थ है, सॉरी थर्ड तो किया नहीं, ओके। तो थर्ड आ जाएगा पॉलिटिकल एसेंडेंसी, ठीक है। इन्होंने क्या क्या असेंड किया पॉलिटिकली। स्टेज्ड ए कू डेटेट इन 1799, यानी कू डेटेट का एक तरह से आप मतलब समझ सकते हैं, जो कूप होती है, ठीक है, एक ग्रुप ऑफ मिलिट्री ऑफिसर्स आप कह सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने कूप तैयार किया 1799 में, और उसी के थ्रू इन्होंने क्या किया था, जो फ्रेंच की मोनार्की थी उसको ओवरथ्रो कर दिया था, ठीक है। बिकेम द फर्स्ट कॉन्सल ऑफ फ्रांस, और ये फर्स्ट कॉन्सल बने फ्रांस के, एंडेड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और इन्होंने ही फ्रेंच रिवॉल्यूशन को ख़त्म किया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, फिर ये बनते हैं एम्परर, ठीक है, एम्परर ऑफ द फ्रांस। देन ही बिकेम द एम्परर ऑफ द फ्रेंच, ग्राउंड हिमसेल्फ एम्परर इन 1804। कब बने ये एम्परर? 1804 में ये एम्परर बन जाते हैं फ्रांस के। बिगिनिंग ऑफ द नेपोलियनिक एरा, इसको बोला जाता है नेपोलियनिक एरा, जो कि 1804 से स्टार्ट हुई थी, कहाँ? फ्रांस में, ठीक है। फिर हम बात कर लेंगे लीगेसी। लीगेसी क्या रही थी इनकी? इंट्रोड्यूस्ड द नेपोलियनिक कोड, नेपोलियनिक वॉर्स रीशेप्ड यूरोप, ठीक है। इन्होंने कुछ नेपोलियनिक कोड थे जो कि इंट्रोड्यूस किए थे, इसको आप अपनी बुक में अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, ठीक है। इन कोड्स में जो है आप देखेंगे बहुत से पॉइंट्स मेंशन थे, जैसे कि स्लेवरी के इन्होंने ख़त्म कर दिया था, ठीक है। देन आप देखते हैं कि इन्होंने जो बर्थ राइट्स थे उनको जो इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। देन बहुत से कोड्स हैं, अभी मैं याद नहीं कर पा रही हूँ, पर इस तरह के बहुत से कोड्स हैं जिनकी वजह से क्या हुआ था, आपकी कंट्री में जो एक स्टेबिलिटी थी गवर्नमेंट की, वो आ गई थी। नेपोलियनिक वॉर्स रीशेप्ड यूरोप। अब ये जो नेपोलियन ने जो भी वॉर्स लड़े थे, उन्होंने यूरोप को एक तरह से रीशेप कर दिया था, ठीक है। सिर्फ फ्रांस को ही नहीं, बट ऑल ओवर द यूरोप को इन्होंने रीशेप कर दिया था। डिफीटेड एट द बैटल ऑफ वाटरलू। अब एक बैटल हुआ था, इसमें इसकी डेट नहीं दी गई है। 1815 में एक बैटल हुआ था, बैटल ऑफ वाटरलू, जिसमें कि ये हार गए थे। कौन? नेपोलियन बोनापार्ट हार गए थे। 18
15 में बैटल ऑफ वाटरलू हुआ था, जिसमें कि नेपोलियन बोनापार्ट हार गए थे, जबकि ये अब क्या हो गए थे, डिफीट हो गए थे। ठीक है, उसके बाद भी इनका जो इम्पैक्ट है वो मिलिट्री स्ट्रेटजीज, लॉज एंड गवर्नेंस पे बहुत ज़्यादा रहा था। तो ये था नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। अब हम बात कर लेंगे एनलाइटनमेंट एंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक भी है। ठीक है, इंटेलेक्चुअल मूवमेंट। The Enlightenment and intellectual movement of the 17th and 18th century emphasized reason, science and individual rights. ठीक है, चैप्टर के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था एनलाइटनमेंट आइडियाज़ स्प्रेड होने लगे थे फ्रांस में। ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे बहुत से एनलाइटेड फिलोसोफर्स ने जन्म लिया था। ठीक है, अब वो क्या कर रहे थे, एक तरह से लोगों की आइडियोलॉजीज़ को बदल रहे थे। ठीक है, उन्होंने बोला, और ये सब कब हुआ था, 17th और 18th सेंचुरीज़ के अराउंड हुआ था ये सब। ठीक है, इन्होंने लोगों के अंदर एक जो है रीजनिंग करने की पावर को डेवलप किया। ठीक है, साइंस के बारे में, इंडिविजुअल राइट्स के बारे में, इन सब के बारे में सोचने की एक जो है चाह पैदा की इन फिलोसोफर्स ने। ठीक है, तो इसी को इसलिए इसको एक एनलाइटनमेंट पीरियड कहा जाता है कि लोग एनलाइटन हुए, एक तरह से लोगों को जागृत हुए, लोग अपने राइट्स को लेके। ठीक है, रीजनिंग को लेके, जो भी ट्रेडिशनल हायरार्की चली आ रही थी उस चीज़ को बदलने के लिए अब लोग जो है सोचने लगे थे। ठीक है, तो इस तरह से लोगों की आइडियोलॉजीज़ में चेंज आने लगा था। Then influence on French society, Enlightenment ideas of liberty, equality and fraternity inspired French thinkers and fueled discontent among the population. तो वही चीज़ है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इस पर लोग अब ध्यान देने लगे थे। ठीक है, इन आइडियाज़ पर, और इन चीज़ों को अब वो प्रैक्टिकल लाइफ में भी क्या करने लगे थे, इंडल्ज करने लगे थे। देन फिलोसोफर्स की, एनलाइटनमेंट फिलोसोफर्स लाइक, अब यहाँ पर फिलोसोफर्स की जो हम बात कर रहे हैं उनमें आ जाएंगे वोल्टेयर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, वोल्टेयर आ जाएंगे आपके। देन आपका आ जाएगा रूसो, मोंटेस्क्यू, क्रिटिक्ड द मोनार्की एंड एडवोकेटेड फॉर पॉलिटिकल एंड सोशल रिफॉर्म्स। अब इन्होंने क्या किया, जो भी ये मोनार्की थी इसको जो हटाने की बात की। ठीक है, क्रिटिक किया उसको, उसके अगेंस्ट बात की, और एडवोकेट की पॉलिटिकल और सोशल रिफॉर्म्स के। पॉलिटिकल और सोशल रिफॉर्म्स होने चाहिए, जो भी चला आ रहा है उसको भूल कर नए रिफॉर्म्स होने चाहिए, सुधार होने चाहिए। ठीक है, स्प्रेड ऑफ आइडियाज़, एनलाइटनमेंट आइडियाज स्प्रेड थ्रू सैलॉन्स, कॉफ़ी हाउसेज, प्रिंटेड मटेरियल, शेपिंग पब्लिक ओपिनियन एंड चैलेंजिंग ट्रेडिशनल अथॉरिटी। तो हर जगह अब ये आइडियाज़ स्प्रेड हो रहे थे। आप किसी भी ऑफिस को देख लीजिए, किसी भी सैलॉन में, कॉफ़ी शॉप्स में, ठीक है, हर जगह ये जो आइडियाज़ थे ये स्प्रेड हो रहे थे, और ये एक तरह से लोगों के ओपिनियंस को शेप कर रहे थे। ठीक है, और चैलेंज कर रहे थे। अब जाहिर है जब लोगों के आइडियाज़ को ये जो है शेप करेंगे तो फिर यहाँ पर ख़तरे में क्या पड़ जाएगी, ट्रेडिशनल अथॉरिटी ख़तरे में पड़ गई अब। ठीक है, इम्पैक्ट ऑन रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। द एनलाइटनमेंट लेड द ग्राउंड वर्क for the French Revolution by questioning the absolute power of the monarchy and advocating for a more just and equitable society. अब ये जो enlightenment था इसने क्या किया, फ्रेंच रेवोल्यूशन को क्वेश्चन किया रिगार्डिंग एब्सोल्यूट पावर। जो एक अब अर्लियर जो एक एब्सोल्यूट पावर हुआ करती थी मोनार्क के हाथ में, कि जो मोनार्क चाहेगा, जैसा डिसीजन वो लेना चाहेगा वैसा लेगा और लोगों को वो मानना पड़ेगा। अब उस एब्सोल्यूट पावर को क्वेश्चनिंग किया जाने लगा। ठीक है, ड्यूरिंग दिस एनलाइटनमेंट पीरियड लोग क्वेश्चन करने लगे। ठीक है, ऑफ द मोनार्की एंड एडवोकेटिंग फॉर अ मोर जस्ट एंड इक्विटेबल सोसाइटी, कि यहाँ पर सिर्फ राजा का ना होकर बल्कि लोगों का भी एक मत होना चाहिए, मतलब लोगों का भी एक ओपिनियन होना चाहिए, और उसी के थ्रू ये कंट्री जो है गवर्न होनी चाहिए। ठीक है, तो अब ये सब चेंजेस थे जो कि आप देखेंगे एनलाइटनमेंट के बाद आए। इस एनलाइटनमेंट एज से स्टार्ट हो गए थे, लोगों की आइडियोलॉजीज चेंज हो गई थी, और अब लोग क्वेश्चन करने लगे थे कि वाई।
ठीक है। पहले वो लोग कुछ नहीं करते थे, बस ट्रेडिशनली जो चला आ रहा है उसे चलाते रहते थे, उसे फॉलो करते रहते थे, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ था, इन फिलोसोफर्स ने बहुत हेल्प की और इसी की वजह से क्या हुआ था, लोगों की आइडियोलॉजीज़ में चेंज आए कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, ठीक है। कुछ निचला तबका ऊंचा तबका नहीं होता है, ठीक है। और एक जो एब्सोल्यूट पावर मोनार्क को दे दी गई है, उसमें जो पार्टिसिपेशन है वो लोगों का भी होना चाहिए। इसीलिए आप आगे देखेंगे कि फ्रांस में आखिर कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा और वहाँ पर डेमोक्रेसी आ जाएगी, ठीक है। डेमोक्रेसी का मतलब आप सब लोग जानते हैं। तो गाइज़ ये स्लाइड्स थी अबाउट फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और जितना छोटे से छोटा, जितना ब्रीफ से ब्रीफ करने की कोशिश मैं कर सकती थी उतना ब्रीफली मैंने आपको स्लाइड्स प्रोवाइड की हैं। लेकिन एक्सप्लेनेशन आई थिंक मैंने बहुत अच्छे से दिया है, हर एक पॉइंट का मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है। उसके बावजूद अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी परेशानी आती है, तो आप डेफिनेटली कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर चैप्टर होता है फिनिश, और आई डोंट थिंक कोई भी पॉइंट लेफ्ट रहा है। अगर कोई भी छूट गया हो तो आप प्लीज़ मुझे बताएं, और जल्दी ही हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, 9th NCERT हिस्ट्री का, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जिनके भी बोर्ड एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कहूँगी कि अगर अभी से आप बेस स्ट्रॉन्ग करके चलेंगे तो आगे आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है।